नमस्कार साथियों। हत्या और आपराधिक मानववध भारतीय दंड संहिता में ये दो ऐसी धाराएं हैं जो विधि के छात्रों को हमेशा से परेशान करती आ रही हैं। विधि के छात्र हत्या और आपराधिक मानववध के बीच के अंतर को समझने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वे ये तय नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में आपराधिक मानववध की परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है। तो आइए देखते हैं धारा 299 और धारा 300 में क्या लिखा गया है। धारा 299। कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध करता है यदि उसका कार्य जिससे मृत्यु होती है निम्न दशा में किया गया हो। आ, मृत्यु कारित करने के आशय से। बा, इस आशय से शारीरिक आघात पहुंचाना जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो। सा, इस ज्ञान से कार्य करना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। धारा 300। कुछ प्रकरणों में आपराधिक मानववध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु कारित हो। पहला, मृत्यु कारित करने के आशय से। दूसरा, इस आशय से शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु कारित होना संभव प्रतीत हो। तीसरा, इस आशय से चोट पहुंचाना कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। चौथा, इस ज्ञान से कार्य करना कि वह कार्य इतना अधिक खतरनाक है कि उससे मृत्यु होने की संभावना है या ऐसी शारीरिक चोट है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। अगर हम हत्या और आपराधिक मानववध दोनों की परिभाषाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों की परिभाषाओं में कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों में यह बताया गया है कि जो अपराधी व्यक्ति होता है उसका मुख्य आशय सामने वाले व्यक्ति की हत्या करना ही होता है। तो ऐसे में हम इन दोनों के बीच अंतर कैसे करेंगे? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि कोई भी वध हत्या है कि यह आपराधिक मानववध है? भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में ही 5 ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मारा गया कोई भी व्यक्ति हत्या की श्रेणी में आएगा या उसे आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि इन 5 अपराधों में लिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उस हत्या को आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाएगा, ना कि हत्या में। तो आइए जानते हैं वे 5 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं जिसके आधार पर हत्या और आपराधिक मानववध दोनों में अंतर बताया गया है। पहला अपवाद, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से मतलब है कि मान लीजिए दो पक्षों में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई जो मारपीट हुई या अचानक होनी चाहिए, मतलब कि इसकी तैयारी पहले से नहीं होने की चाहिए। जो हमला किया गया वह अचानक होना चाहिए, उसकी पूर्व नियोजित कोई योजना नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपराधी की ऐसी कोई योजना नहीं होनी चाहिए थी कि वह उस व्यक्ति को इतनी जोर से मारेगा कि वो मर जाएगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई गाइडलाइन पास की हैं। गंभीर और अचानक प्रकोपन के मामलों में 2 उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है KN नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा है मुखी का मामला। इन दोनों मामलों को संक्षेप में ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक विवाहित पति पत्नी है। पति बाहर काम करता था और पत्नी घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी। एक बार पति काम के सिलसिले में बाहर गया, पत्नी घर पे अकेली थी। लेकिन जब पति वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी पुरुष के साथ गलत अवस्था में पकड़ा। इस अवस्था में देख के उसे अचानक से गुस्सा आ गया और उस अचानक गुस्से के परिणाम स्वरूप उसने अपनी पत्नी के सिर पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी की तत्काल मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति द्वारा किए गए इस अचानक एवं गंभीर प्रकोपन से ही उसकी पत्नी की जान गई थी। यहाँ यह घटना इसी अपवाद का पहला उदाहरण है, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी पत्नी को मारने की कोई पूर्व योजना नहीं थी। तो अचानक अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में देखा तो उसे अचानक गुस्सा आ गया और उस गुस्से के कारण ही उसने अपनी पत्नी को मार दिया। इसलिए उस पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि उस पर आपराधिक मानववध के हिसाब से ही मुकदमा चलेगा और उसी के हिसाब से दंड दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अपवाद की। दूसरा अपवाद कहता है कि जब किसी को मारा जाए तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के हिसाब से ही मारा जाए। मतलब कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के दौरान मारा गया। अपराधी व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं था, उस अपराधी ने अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति को मारा था। इस अपवाद का सबसे बढ़िया उदाहरण है भगवान स्वरूप बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। इस प्रकरण में मामला कुछ ऐसा था कि अपराधी के पिता को उसके गांव के ही कुछ लोग बहुत बुरी तरह से लाठी डंडों से मार रहे थे। जब अपराधी मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता को लगभग ही मार डालते, तो उसने अपने पिता को बचाने के लिए अचानक से उनमें से किसी एक के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे क्या हुआ, उस एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई। उस अपराधी व्यक्ति को जिसने ऐसी हत्या की उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अपवाद का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए हमला किया था। यदि वो ऐसा ना करता तो वे लोग उसके पिता की जान ले सकते थे। अब हम बात करते हैं तीसरे अपवाद की। तीसरा अपवाद कहता है कि लोक सेवक द्वारा अपने शक्तियों का अतिक्रमण किया गया हो।
लोक सेवा को अपने क्रियाकलापों के लिए संविधान द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं उस शक्तियों से आगे बढ़कर उसने कार्रवाई की थी। किसी सड़क पे चेकिंग चल रही थी, वहाँ पे कई पुलिस वाले संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उनको रोकने का इशारा किया, परंतु जब वे नहीं रुके और भागने लगे तो पुलिस वालों ने उनका पीछा किया। ऐसी स्थिति में जब वे तीनों व्यक्ति नहीं रुक रहे थे, उनमें से एक पुलिस वाले ने उनकी गोली मार दी। गोली 3 में से एक व्यक्ति को लग गई और उसकी जान चली गई। उस पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब यहाँ इस पुलिस वाले को इसी अपवाद का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने अपना लोक सेवक के जो अधिकार थे, जो कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों के निर्वहन तो वो कर रहा था, परंतु उसने गलती ये की कि उन कर्तव्यों के निर्वहन से आगे बढ़कर उसने उस व्यक्ति की जान ले ली, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए यह अपवाद भी उसको लाभ देगा। उस पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि आपराधिक मानववध का मुकदमा चलेगा। अब हम बात करते हैं चौथे अपवाद की। चौथा अपवाद कहता है कि लड़ाई अचानक हुई हो, मतलब लड़ाई झगड़े की कोई पहले से योजना ना बनाई गई हो। आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और अचानक लड़ाई हो जाए और उस लड़ाई में ऐसी मारपीट हुई कि किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस दौरान जो मृत्यु होगी वह भी आपराधिक मानववध के उसमें श्रेणी में आएगी। इस अपवाद का सबसे बढ़िया उदाहरण है समीरुद्दीन बनाम इम्परर। इस मामले की घटना कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति के घर पर रात में खाने का आयोजन हुआ था। वहाँ कई लोग आए हुए थे, परंतु वहाँ पे किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने अपराधी के ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया। दोबारा जब प्रहार करने वाला था तो अपराधी ने बचने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से प्रहार कर दिया और उस पर 3-4 लगातार प्रहार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर इस अपराधी व्यक्ति को जिसने चाकू चलाई थी, इसको भी उस अचानक लड़ाई के अपवाद का लाभ मिलेगा, क्योंकि भाई लड़ाई तो अचानक ही हुई थी, पहले से कोई योजना थी नहीं, सब तो खाना खाने आए थे। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, उसमें मारपीट होने लगी। मारपीट पे उसने उस अपराधी पर लाठी से प्रहार किया। अब इसने अपने जान बचाने के लिए चाकू से प्रहार किया, जिससे वह व्यक्ति मर गया। इसलिए इस अपराधी पर भी यहाँ 304 के तहत मुकदमा चलेगा और उसे इसी धारा के हिसाब से दंड दिया जाएगा, ना कि 302 के हिसाब से। यानी उस पर हत्या का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं 5वें अपवाद की। 5वां अपवाद कहता है कि जो मृत्यु कारित की जाए वह सहमति के आधार पर हो। कहने का मतलब है कि एक पक्ष ने जब दूसरे पक्ष की जान ली तो वह उसकी सहमति से ही ली थी, न तो उसको मारने की कोई योजना थी, ना उसे वो मारना चाहता था। इसको हम दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य के मामले से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह मामला इस प्रकार है कि दशरथ एक शादीशुदा व्यक्ति था। वह और उसकी पत्नी एक विद्यालय में साथ में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान दशरथ एक क्लास में कई बार फेल हुआ, परंतु उसकी पत्नी पास हो गई। अब दशरथ को इससे ग्लानि फील हुई, वह घर के बाहर चला गया और 2-3 दिन बाद वह घर से वापस लौटा और उसने कहा पत्नी से कि अब वह जिंदा नहीं रहेगा, अब वह आत्महत्या कर लेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि यदि तुम ऐसा करना तो उससे पहले तुम मुझे मार देना, फिर तुम चाहे जो करना। और ऐसा करके उसकी पत्नी सोने चली गई और ज़मीन पे लेट गई जाके। उसने क्या किया, अंदर गया, वहाँ से हथियार लेके आया और अपनी पत्नी पर 3-4 ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे उसकी पत्नी की मौके पे ही मृत्यु हो गई। यहाँ जब उस दशरथ पर मुकदमा चला तो उस पर धारा 302 का नहीं बल्कि धारा 304 का मुकदमा चला, क्योंकि उसकी पत्नी की उसको मारने की सहमति थी। दोनों बालिग थे। दशरथ ने अपने मन से उसको मारा नहीं था, वह तो स्वयं को मारना चाह रहा था, परंतु उसकी पत्नी ने कहा कि पहले वह उसे मार दे। इसलिए दशरथ को यहाँ इसी अपवाद का लाभ मिला और उस पर धारा 302 के तहत नहीं बल्कि 304 के तहत अभियोग चला और उसी के हिसाब से उसको सजा हुई। यहाँ इसको एक ऐसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, परंतु घर वालों के विरोध के कारण वो ऐसा कर नहीं सकते, तो उन दोनों ने आपस में तय किया कि वे अब आत्महत्या कर लेंगे। तो वे एक निश्चित स्थान पर मिले और उन्होंने ये तय किया कि वे एक दूसरे को जहर खिला देंगे। तो ए ने पहले बी को जहर खिलाया, अब बी ए को जहर खिलाता, इससे पहले ही बी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ए ने जो काम किया था वो भी अब हत्या के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में परस्पर सहमति थी कि वे एक दूसरे की हत्या करेंगे। इसलिए यहाँ पर ए पर भी धारा 302 के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि इसे 304 के तहत मुकदमा चलेगा और उस पर इसी के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। आशा है कि अब आप हत्या और आपराधिक मानववध के बीच में अंतर को समझ गए होंगे। अब आप इन 5 अपवादों के आधार पर तय कर सकते हैं कि किसी भी मारे गए व्यक्ति को हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा या उसे आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।